ओके, तो लास्ट टाइम पे वी जस्ट टॉक्ड ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ एरे। तो एरे होती क्या है, व्हाट इज एन एरे? और एक और वर्ड था इंपॉर्टेंट, वेरी गुड। एरे, जब भी वर्ड एरे आए आपके दिमाग में दो चीजें आनी चाहिए, सेम डेटा टाइप एलिमेंट्स स्टोर्ड इन कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन। सेम डेटा टाइप एलिमेंट्स स्टोर्ड इन कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन, दैट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ एरे। तो दुनिया की किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरे होगी उसका मतलब ये ही होगा। एरे मतलब सेम टाइप एलिमेंट लगातार, सेम टाइप एलिमेंट्स मेमोरी में अगर लगातार स्टोर कर रहे हैं तो उसी को हम एरे कहते हैं। अब ठीक है, हमें 5 लोगों की एज स्टोर करनी थी, ठीक है, तो 5 लोगों की एज स्टोर मैंने मेमोरी में ऐसे 5 अलग अलग वेरिएबल्स बना के कर ली, या मैंने 5 लोगों की एज मेमोरी में इस तरह से एक ब्लॉक बना के कर ली, क्या फर्क पड़ा? क्या फायदा हुआ एरे बनाने का? स्पीड, ठीक है। फायदा क्या हुआ कि सबसे पहला फायदा तो ये हुआ कि चूंकि वो एलिमेंट्स मेमोरी में लगातार स्टोर्ड हैं, चूंकि वो एलिमेंट्स मेमोरी में लगातार स्टोर्ड हैं, तो उनको एक्सेस करने की स्पीड, उनको काम में लेने की स्पीड ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू रैंडम मेमोरी लोकेशंस। तो सबसे पहला फायदा एरे यूज करने का, एरे को काम में लेने का, इज इंक्रीजेस एक्सेस स्पीड, काम में लेने की स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। जो भी मेमोरी लोकेशंस हैं उनको काम में लेने की स्पीड बढ़ जाती है, क्यों? क्योंकि वो मेमोरी में लगातार होते हैं, तो आपके कंपाइलर को इधर उधर सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा फायदा क्या है कि अगर मैं 5 वेरिएबल्स बनाती हूँ तो किन्हीं भी 2 वेरिएबल का नाम सेम नहीं हो सकता, किन्हीं भी 2 वेरिएबल का सेम नाम थोड़ी दे सकते हो आप, इंट आई कॉमा आई, पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको 5 अलग अलग नाम सोचने पड़ेंगे। 10 अगर 10 लोगों की एज चाहिए तो 10 नाम सोचो, 50 लोगों की एज चाहिए तो 50 नाम। लेकिन एरे के केस में क्या होता है, एरे के केस में हम इस पूरे ब्लॉक को एक ही नाम से एक्सेस कर सकते हैं। मान लीजिए इस पूरे ब्लॉक को मैंने नाम दे दिया एज, इस पूरे ब्लॉक को मैंने नाम दे दिया एज। अब मैं इसके हर एलिमेंट को उसकी पोजीशन, इंडेक्स वैल्यू दैट इज 0, 1, 2, 3 और 4, उसके हर एलिमेंट को उसकी इंडेक्स वैल्यू यानी पोजीशन से काम में ले सकती हूँ। तो एरे को यूज करने का फायदा, एक और फायदा क्या है कि हमें हर एलिमेंट को अलग अलग नाम देने की जरूरत नहीं है। ऑल द एलिमेंट्स कैन बी एक्सेस्ड विद द सेम नेम। ऑल द एलिमेंट्स मत करना, पीछे पड़ जाएगा। ऑल द एलिमेंट्स कैन बी एक्सेस्ड विद द सेम नेम। सारे एलिमेंट्स को हम सेम नाम से काम में ले सकते हैं, हमें सबको अलग अलग नाम देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दीज आर द 2 एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग एन एरे। क्लियर है? तो हमने लास्ट टाइम पे देखा था कि हम एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। डिक्लेरेशन शब्द का मतलब क्या? डिक्लेरेशन का मतलब टेलिंग द कंपाइलर। तो एरे के डिक्लेरेशन में हम पहले तो बताते हैं डेटा टाइप। एरे के डिक्लेरेशन में सबसे पहली चीज हम क्या बताते हैं? डेटा टाइप और उस ब्लॉक का नाम जिसके अंदर हम कितने एलिमेंट्स स्टोर करना चाहते हैं, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स को अपन क्या बोलते हैं? डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब साइज या नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। डायमेंशन का मतलब साइज या नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो एरे डिक्लेयर करते समय में 3 चीजें देनी जरूरी है, एरे का टाइप, एरे का नाम, एरे का साइज। हम तीनों में से एक को भी गायब नहीं कर सकते, यानी हम इस तरह की एरे डिक्लेयर नहीं कर सकते। और दूसरी बात, जो एरे का साइज होगा वो एक फिक्स कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए, यानी एरे का साइज जो है वो फिक्स कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए। साइज शुड बी कांस्टेंट वैल्यू। आप वेरिएबल को साइज के रूप में नहीं छोड़ सकते। एरे की जो साइज है वो हम खाली केवल एक ही समय पे दे सकते हैं जब हम एरे को इनिशियलाइज करें। अगर हम एरे को इनिशियलाइज करते हैं, इनिशियलाइजेशन शब्द का मतलब क्या हुआ? इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है डिक्लेरेशन के साथ वैल्यू डालना। देखो, कोई भी वेरिएबल होता है, उस वेरिएबल से जुड़े हुए 3 टर्म्स होते हैं, तीनों में अंतर समझो। डिक्लेरेशन, असाइनमेंट
और इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन, असाइनमेंट और इनिशियलाइजेशन। ठीक है। डिक्लेरेशन का मतलब क्या? डिक्लेरेशन का मतलब ऐलान करना और कंपाइलर को बताना कि हमें ऐसा ऐसा वेरिएबल काम में लेना है, तो ये हो गया सिंपल आपका डिक्लेरेशन। असाइनमेंट का मतलब वेरिएबल के अंदर वैल्यू डालना, वेरिएबल के अंदर वैल्यू डालना कि हम ए में 5 डालना चाहते हैं, हम ए में कुछ और डालना चाहते हैं, तो असाइनमेंट का मतलब किसी भी वेरिएबल में वैल्यू डालना, ये हो गया असाइनमेंट। और इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है डिक्लेरेशन के साथ ही अगर अपन वैल्यू डालें तो उसी को बोला जाता है इनिशियलाइजेशन। तो अगर हम डिक्लेरेशन के साथ ही वैल्यू डालते हैं तो उसको हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। तो मैंने अगर ए को डिक्लेयर किया, साथ में उसके अंदर वैल्यू डाल दी, तो इसको क्या बोला जाएगा? इनिशियलाइजेशन। तो अगर हम एरे को डिक्लेयर करने के साथ ही वैल्यू डाल दें तो उसको हम बोलते हैं एरे का इनिशियलाइजेशन। ठीक है। तो एरे इनिशियलाइजेशन को अगर देखें तो एरे इनिशियलाइजेशन में वी कैन लीव द वैल्यू ब्लैंक, डायमेंशन ब्लैंक। क्यों? क्योंकि आप वैल्यूज तो दे रहे हो ना। तो एरे इनिशियलाइजेशन कैसे? डेटा टाइप डिक्लेयर किया, एरे का नाम डिक्लेयर किया और इक्वल टू करके कर्ली ब्रैकेट में हम वैल्यूज दे देंगे जो भी हम उस एरे में डालना चाह रहे हैं। तो यहां पर ए नाम की एक एरे बन गई जिसके अंदर हमने कितने एलिमेंट्स डाल दिए? 7 एलिमेंट्स डाल दिए। तो यहाँ पे एरे का साइज अपने आप में क्या हो गया? 7। A0 यूज करूंगी तो क्या मिलेगा मुझे? 23। A1 यूज करूंगी तो 34। ठीक है। तो ये होता है इनिशियलाइजेशन, जहां पर अपन डिक्लेरेशन के साथ ही वैल्यू डाल रहे हैं। ठीक है। तो एरे को अपने प्रोग्राम में यूज करने के लिए सबसे पहले हमें एरे को डिक्लेयर करना होगा या इनिशियलाइज करना होगा। ठीक है। सबसे पहले हम एरे को डिक्लेयर करेंगे या इनिशियलाइज करेंगे। उसके बाद हमें यूजर से इनपुट लेना है या एरे में वैल्यू डालनी है, तो उसके लिए हम एक लूप चलाएंगे और लूप के अंदर हम एक एक करके एरे के सभी एलिमेंट में इनपुट ले सकते हैं। स्कैनफ, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक एरे डिक्लेयर कर दी इंट ए 10। तो यहाँ पर ए एक एरे बन गई कितने एलिमेंट्स की? 10 एलिमेंट्स की। अब मुझे उसमें वैल्यू डालनी है, तो मैं इनपुट लेने के लिए क्या यूज करूंगी? स्कैनफ %d। अब मुझे एक एक करके वैल्यू डालनी है, तो सबसे पहले मुझे वैल्यू डालनी है A0, फिर मुझे वैल्यू डालनी है A1, फिर मुझे वैल्यू डालनी है A2, A3, A4, A5, A6। तो इसको लाइन को रिपीट करने की जगह अपन यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं? लूप यूज कर सकते हैं, जहां पर i ले लिया हमने, जहां पर i की वैल्यू 0 से लेकर i लेस देन 10 तक i++। अब ये क्या करेगा? अब ये एक एक करके आपसे इनपुट ले लेगा। स्कैनफ %d A0, स्कैनफ %d A1, स्कैनफ %d A2, और ऐसे हम एक लूप चला लेंगे उसको एरे को प्रिंट करवाने के लिए। ठीक है। तो एरे का छोटे से छोटा प्रोग्राम भी अगर अपन देखें तो एक सिंपलेस्ट एरे प्रोग्राम में अपने को सबसे पहले एरे डिक्लेयर करनी है, फिर लूप चला के यूजर से इनपुट लेना है, लूप चला के उसको प्रिंट करना है। भाई साधारण वेरिएबल तो एक वेरिएबल होता है, तो एक ही प्रिंटफ, एक ही स्कैनफ, लेकिन एरे में तो बहुत सारे वेरिएबल्स है ना, तो हमें उसके लिए लूप यूज करना पड़ेगा। हम लूप ना भी यूज करना चाहें तो एक एक करके वैल्यू डालनी पड़ेगी। जैसे अपन ने पिछली बार देखा था, A0 में 5 डाल दिया, A1 में 2 डाल दिया, A3 में कुछ और डाल दिया, तो एक एक करके वैल्यू भी डाल सकते हैं, और चाहें तो हम लूप भी यूज कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो दैट वे वी कैन क्रिएट अ सिंपल एरे एंड वी कैन डिस्प्ले इट। यहाँ तक क्लियर है? जैसे अपन ने लास्ट टाइम पे प्रोग्राम भी बनाया था एरे का, एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर अपन ने क्या किया? सिंपल एक एरे को डिक्लेयर किया, ए को, और बी को इनिशियलाइज कर दिया। लूप चला के ए में यूजर से इनपुट ले लिया, लूप चला के ए को प्रिंट करवा दिया, और लूप चला के बी को प्रिंट करवा दिया। तो यहाँ पर देखिए हर काम के लिए मैंने अलग अलग फॉर लूप यूज किया है। एक लूप ए में इनपुट लेने के लिए, एक लूप बी में इनपुट बी को प्रिंट करवाने के लिए, और एक लूप ए को प्रिंट करवाने के लिए। ठीक है। कई बार मन में आता है कि यार तीनों ही लूप 0 to 5 0 to 5 0 to 5 है, तो एक ही लूप लिख के सारे स्टेटमेंट इसमें ही लिख दो। भाई तीनों ही लूप तो 0 to 5 चला रखे हैं हमने। हाँ, लेकिन भाई हम चाहे भाई ये तीनों ही लूप ये हैं, नहीं एलोकेट तो यहाँ हो रही है, इनपुट की बात हो रही है।
जनरली अब मैं अगर यहीं पे प्रिंटफ कर दूं, कर सकती थी, प्रिंटफ वाला लूप भी तो अपना 0 to 5 चल रहा है, प्रिंटफ वाला लूप भी तो अपना 0 to 5 चल रहा है, यही लूप तो एग्जैक्टली नीचे लिखा है अपन ने, ये लिख देती। बट देखो प्रोग्रामिंग की सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्लैरिटी। प्रोग्रामिंग मैथ्स की तरह है, अगर आप सफाई से लिखोगे तो आप बेटर कैलकुलेशंस कर पाओगे। जैसे मान लो मैंने आपको 5 नंबर दिए जोड़ने के लिए, 23.4, 1 2 3 4.56, 2.2134.12, ठीक है। अब जोड़ा 6 + 3 + 1 9, फिर उसके पहले आ गया 5 + 4 + 2 11, फिर उसके पहले आ गया, मतलब हम यहाँ पे क्या करने लग गए, इस तरह से एडिशन करने लग गए। हम यहाँ पर इसको इससे जोड़ा, इसको इससे जोड़ दिया, फिर इसको इससे जोड़ा, इसको इससे छोड़ दिया, ठीक है। और यही अगर मैं सही ढंग से लिखूं, डॉट्स को एक के नीचे एक लगा के 23.4 या 20.21, यानी अगर मैं डॉट को अलाइन कर दूं, मतलब मान लो ये नंबर बड़ा है, तो कैलकुलेशन करना ज़्यादा आसान होगा, तो एडिशन करना ज़्यादा आसान होगा। इसी तरह से प्रोग्रामिंग, अगर आप सफाई से लिखोगे, क्लैरिटी से लिखोगे तो चीज़ें क्लियर है। तो इसीलिए एरे के प्रोग्राम में एक बेसिक रूल बना लो कि मुझे एरे में हर काम अलग अलग करना है। क्रिएट करने का काम अलग, पहले तो डिक्लेरेशन का काम अलग, क्रिएशन का काम अलग, लॉजिक अलग, डिस्प्ले अलग। इसीलिए ये जो अपन ने प्रोग्राम बनाया, इस प्रोग्राम को अगर देखें तो 3 सेक्शन साफ दिख रहे हैं। ये वाला सेक्शन तो क्रिएशन का हो गया, डिक्लेरेशन का हो गया, सॉरी, ये वाला सेक्शन यूजर इनपुट का हो गया यानी क्रिएशन का हो गया, और ये वाला सेक्शन डिस्प्ले का हो गया। तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। नहीं तो अगर आउटपुट सही नहीं आ रहा तो आप पकड़ ही नहीं पाओगे कि एरर है किसमें, एरर क्रिएट करने में है कि एरर डिस्प्ले करने में है, ठीक है। तो इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि एरे के प्रोग्राम में हम हर चीज का लूप अलग अलग लिखें, क्रिएशन का अलग, डिस्प्ले का अलग, डिक्लेरेशन अलग, हर काम हमें सेपरेट करना चाहिए, ठीक है। तो दैट वे वी कैन डिक्लेयर एन एरे एंड वी कैन टेक यूजर इनपुट एंड सो ऑन, ठीक है। यहां तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? तो हमने यहाँ पर एरे बना ली और उसमें यूजर से इनपुट ले लिया, उसमें एरे को प्रिंट करवा दिया, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर मैंने ये जो 10 एलिमेंट की एरे क्रिएट की, इसमें मान लो मैंने वैल्यू डाली 2 3 4 1 6 62 एंड सो ऑन, ठीक है। मान लीजिए मैंने कुछ वैल्यू डाली, मैं चाहती हूँ, मैंने एरे ये क्रिएट कर ली, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आउटपुट आए 21 65 63 6 1 4 3 2, मतलब मैं चाहती हूँ आउटपुट क्या है, रिवर्स। तो यहाँ पर मैं जो एरे क्रिएट कर रही हूँ, यहाँ पर जो मैं एरे क्रिएट कर रही हूँ, मैं क्या चाहती हूँ कि उसका जो आउटपुट आए वो रिवर्स में आए। तो क्या करें उसके लिए बताओ? तो यहाँ पर इस प्रोग्राम में मुझे एरे को क्रिएट तो करना ही है, ये तो यूं का यूं रहेगा, यूजर से इनपुट भी 10 एलिमेंट की लेनी है, ये भी यूं करें, लेकिन प्रिंट उल्टा करवाना है। यानी सबसे पहले किसको प्रिंट करवाना है? इंडेक्स वैल्यू के हिसाब से ए, लास्ट वाला A9, वेरी गुड। सबसे पहले मुझे किसको प्रिंट करवाना है? A9। सबसे पहले किसको प्रिंट करवाना है? A9, ठीक है। उसके बाद किसको प्रिंट करवाना है? A8। उसके बाद किसको प्रिंट करवाना है? A7। यानी अब की बार जो आई का लूप होगा वो हमारा 9 से 0 तक जाएगा, ठीक है। यानी अगर मैं ये वाला जो प्रिंट का लूप है, ये वाला जो अपना प्रिंट का लॉजिक है, अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं, फॉर i इक्वल्स टू 0, सॉरी i इक्वल्स टू 9, लास्ट इंडेक्स वैल्यू क्या होगी? 9 होगी कि 10 होगी? 9 होगी, ठीक है, क्योंकि 0 से चालू हो रहा है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक i माइनस माइनस, और अगर मैं इसके अंदर प्रिंट i करा दूं तो प्रिंट ai करा दूं तो क्या होगा? एरे रिवर्स प्रिंट हो जाएगी। क्लियर है? तो इस तरह से अपन एरे का बेसिक कंसेप्ट समझे कि एरे का जो हर एलिमेंट है वो अपने आप में एक सेपरेट वेरिएबल की तरह है। एरे का जो हर एलिमेंट है वो अपने आप में एक सेपरेट
वेरिएबल की तरह है, हर एलिमेंट एक वेरिएबल है, ठीक है। अपन चाहे तो लूप चला के उसमें इनपुट ले लें, अपन चाहे तो एक एक करके अलग अलग प्रिंट कर लें, ठीक है। तो दैट वे वी कैन क्रिएट एन एरे। यहां तक क्लियर है? चलिए, अब मान लीजिए आपने कोई एक एरे क्रिएट करी, ठीक है। मान लीजिए आपने कोई एरे क्रिएट की, कुछ भी वैल्यूज डाल दी, ठीक है। अब आपने यूजर से कोई नंबर लिया, यूजर से कोई नंबर पूछा, ठीक है। उसने कोई भी वैल्यू डाली। अब आपको ढूंढना है कि वो नंबर इस एरे में है या नहीं। तो आप क्या करोगे, एक एक करके इस नंबर को एरे से कंपेयर करोगे। इफ नंबर इक्वल्स टू 22 तो फाउंड, इफ नंबर इक्वल्स टू 34 तो फाउंड, इफ नंबर इक्वल्स टू 67, यही करोगे। एक एक करके इस नंबर को एरे के हर एलिमेंट से कंपेयर करोगे। इस बात को कैसे लिखेंगे कि अगर हमारा जो नंबर है वो A0 के बराबर है तो हम कह देंगे नंबर फाउंड एट 0। और ऐसे अगर हमारा नंबर A1 के बराबर है तो फाउंड एट 1। अगर नंबर A2 के बराबर है फाउंड एट 2, फाउंड एट 3, फाउंड। तो कुल मिला के इस कोड को मुझे रिपीट करना पड़ रहा है बार बार, कुल मिला के इस कोड को मुझे रिपीट करना पड़ रहा है। तो क्या यूज कर सकते हैं, लूप। तो इफ नंबर इक्वल्स टू AI तो नंबर फाउंड एट I। तो जिस भी पोजीशन पे नंबर मैच हो जाएगा उसकी पोजीशन प्रिंट कर देगा। और ये काम हमें सभी एलिमेंट्स के लिए करना है। तो I की वैल्यू हमारी 0 से लेकर जितने भी एरे में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं I++। तो इस तरह से वी कैन सर्च अ नंबर इन अ गिवन एरे। कर लोगे, ठीक है। तो ये सर्चिंग का है, इसको ट्राई करना आप। तो सर्च अ नंबर, सर्च नम इन अ गिवन एरे। तो इस प्रोग्राम को अगर अपन बात करें तो इस प्रोग्राम में सबसे पहले तो अपने को एरे क्रिएट करनी पड़ेगी। पहले तो एरे डिक्लेयर करोगे, फिर एरे क्रिएट करोगे यूजर से इनपुट लेके, फिर उससे पूछोगे कि तुम्हें कौन सा नंबर सर्च करना है। फिर जो भी नंबर सर्च करना है उसकी वैल्यू किस में लेंगे, नम में, और ये लूप चला के उसके एलिमेंट्स को कंपेयर कर लेंगे। क्लियर है? कौन सी? पहले मैंने अभी क्या बोला, सबसे पहले आपको एरे को क्रिएट करना पड़ेगा ना। तो पहले एरे डिक्लेयर करोगे, लूप चला के, मतलब ये जो अभी अपन ने प्रोग्राम बनाया है ये इतना हिस्सा तो आपको हर प्रोग्राम में लिखना ही लिखना है। एरे डिक्लेयर करके क्रिएट तो करनी ही है, उसके बाद सर्चिंग का लॉजिक लगाओगे आप, उसके बाद वो इफ वाला लूप लगाओगे, फॉर और उसके अंदर इफ, ठीक है। तो पहले एरे क्रिएट करोगे। यहां पर तो अपने सैंपल माना कि मान लो आपने ये एरे क्रिएट करी, मान लो आपने ये एरे क्रिएट की, इसके जगह आप कुछ भी वैल्यूज डाल सकते हो। तो पहले तो आप एरे क्रिएट करोगे, उसके बाद आप यूजर से नंबर पूछोगे कि तुम्हें कौन सा नंबर सर्च करना है, और फिर एक एक करके ये लूप चला के सर्च करो। क्लियर है? तो ये तो मैंने ही आपको बता दिया कि किसी भी एरे में नंबर को सर्च करना। आप साथ में एक काम और करोगे कि वो नंबर कितनी बार आ रहा है, डिस्प्ले द फ्रीक्वेंसी, डिस्प्ले द फ्रीक्वेंसी या काउंट। मतलब ये भी बताओ कि नंबर एरे में है या नहीं है, तो कितनी बार आए, ठीक है। काउंट के लिए अपन क्या करते हैं, अलग ही वेरिएबल ले लेते हैं, उसकी वैल्यू अगर शुरू में 0 है और जितनी बार हमारी कंडीशन मैच होएगी काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो सर्च द नंबर इन अ गिवन एरे। क्वेश्चन क्लियर है? तो इस तरह से हमने एरे में कोई भी नंबर सर्च कर लिया। क्लियर है? ठीक है। अब नंबर सर्च तो कर लिया, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि एरे में जहां जहां पर 34 आ रहा है उस जगह पे 92 हो जाए, ठीक है। सैंपल है, 1000 एलिमेंट की भी एरे हो सकती है आपकी। तो आपकी एरे में जहां जहां पर 5 आ रहा है उस जगह पे आपको 50 करना है, ठीक है। तो आपको 1000 एलिमेंट्स की एरे में पहले क्या ढूंढना पड़ेगा, 5। यानी सर्चिंग का लॉजिक तो यूं का यूं ही लगेगा, ये वाला। लेकिन अब की बार अपने को उसको फाउंड नहीं प्रिंट करवाना, अब की बार अपने को क्या करना है, उसकी जगह पर क्या डालना है, 50। तो अगर AI की वैल्यू
मतलब अगर नम को अपन 5 ले लें तो इससे क्या होगा, जहां जहां पर 5 आएगा, इफ नम इक्वल्स टू ए आई, यानी जहां जहां पर ए की वैल्यू 5 होगी वहां वहां पर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, इट रिप्लेस replace the array element with the given number। एरे के किसी एलिमेंट को किसी नंबर से रिप्लेस करना है। दोनों क्वेश्चन क्लियर है? तो एरे में हमने कोई भी नंबर ढूंढ लिया, उस नंबर को गिन के बता दिया, फ्रीक्वेंसी बता दी, रिप्लेस कर दिया। क्लियर है? ठीक है। अब मान लीजिए आपकी गिवन एरे है, मान लीजिए आपकी कोई एरे है, ठीक है, ऐसी बहुत बड़ी एरे। अब मैं आपसे पूछती हूं, मान लो इसको मैंने किसी उससे ढक रखा है, ठीक है, ये ढक दिया। अब मैं आपसे पूछती हूँ इस एरे में हाईएस्ट एलिमेंट कौन सा है, तो अभी आप क्या लोगे, अपने दिमाग में 23 को मान लोगे हाईएस्ट, फिर मैंने ये ओपन किया, अब क्या बोलोगे, फिर अभी भी 41, अब 58, अब 58 के बाद अभी हाईएस्ट कौन सा है, 58, अब मतलब क्या, इससे क्या हो रहा है, इससे हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमने अपने दिमाग में शुरू में इसको हाईएस्ट मान लिया। सबसे पहले हमने क्या किया, 23 को हाईएस्ट मान लिया। आपने यही तो किया, अपने दिमाग में हमने 23 को हाईएस्ट मान लिया, और फिर आपने क्या किया, एक एक एलिमेंट को, यानी आपने सबसे पहले तो A0 को हाईएस्ट मान लिया, फिर आपने एक एक करके सारे एलिमेंट से उसको कंपेयर किया, आपने एक एक करके सारे एलिमेंट से कंपेयर किया। अगर कोई और मतलब AI, अगर कोई और इस H से बड़ा होता तो हमने उसकी वैल्यू को H में ले लिया। ये तो किया आपने अपने दिमाग में, कि आपने अपने दिमाग में शुरू में A0 को सबसे बड़ा मान लिया, फिर एक एक करके आपने पूरी एरे से कंपेयर किया। अगर किसी और की वैल्यू H से बड़ी होती तो हम उसकी वैल्यू को H में ले लेते। ये काम हमने किया शुरू से लेकर लास्ट एलिमेंट तक, और एक एक एलिमेंट को कंपेयर किया। अगर उसकी वैल्यू H से ज़्यादा है तो हमने उसकी वैल्यू को H में ले लिया। इस लूप से बाहर आके अगर अपन H को प्रिंट करवाएंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, हाईएस्ट वैल्यू। और अगर अपन यहाँ पर AI को तो H में ले लिया, अगर मैं I को किसी वेरिएबल P में ले लूँ तो यहाँ पर अगर मैं H और P प्रिंट करवाऊंगी तो क्या मिल जाएगा, वैल्यू, उसकी पोजीशन। भाई I तो उसकी इंडेक्स वैल्यू ही तो है, उसकी पोजीशन ही तो है। तो कुल मिला के जब लूप से बाहर आके H और P प्रिंट करवाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, हाईएस्ट वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से अपन ये क्वेश्चन करिएगा आप। हाँ, फाइंड द हाईएस्ट, ये तो मैंने ही बता दिया पूरा, लेकिन आप साथ में करोगे सेकंड हाईएस्ट, एंड सेकंड हाईएस्ट एलिमेंट ऑफ द गिवन एरे, ऑल्सो डिस्प्ले देयर पोजीशन। पहले एक करके देखना, पहले केवल हाईएस्ट करके देखना, हाईएस्ट वाला चल जाए उसके बाद फिर सेकंड हाईएस्ट वाला करना। क्वेश्चन क्लियर है ना, करना क्या अपने को इसमें? ठीक है, तो हमने यहां पर एरे में कोई भी एलिमेंट सर्च कर लिया, उसकी फ्रीक्वेंसी बता दी, नंबर को रिप्लेस कर दिया, हाईएस्ट एलिमेंट निकाल लिया, सेकंड हाईएस्ट निकाल लिया। यहां पर अगर ग्रेटर देन की जगह लेस देन कर दूं तो लोएस्ट निकल जाएगा। ठीक है, तो एरे के मैंने हाईएस्ट और लोएस्ट एलिमेंट निकाल दिए। ठीक है, अब देखिए, तो यहां पर हमने एरे में काफी सारी चीजें करी। अब मैं 3 क्वेश्चंस लिखती हूँ, ध्यान से पढ़िएगा, उसको तीनों सेम ही है शायद। मैंने लिखा
डिस्प्ले द रिवर्स ऑफ अ गिवन एरे, दूसरा मैंने लिखा फिर तीसरा मैंने लिखा तीनों सेम है क्वेश्चंस, तीनों क्वेश्चन सेम है कि डिफरेंट है? ध्यान से पढ़ो। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डिस्प्ले द रिवर्स ऑफ द गिवन एरे, यानी क्या करना है मुझे? डिस्प्ले करना है, केवल एरे को डिस्प्ले करना है। इंपॉर्टेंट, उसने मुझे केवल उल्टा प्रिंट करने को बोला है, एरे को उल्टा करने को नहीं बोला है। वो ये नहीं बोल रहा है एरे को उल्टा कर दो। ए की वैल्यू अगर 1 2 3 4 5 है तो ए की वैल्यू 1 2 3 4 5 ही रहेगी, केवल उल्टा प्रिंट करना है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है कि हमें एरे को रिवर्स प्रिंट करना है। तो यहाँ पर जो अपन ने किया था, यहाँ पर क्या किया था? एरे को रिवर्स ही तो प्रिंट किया था। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? फाइंड द रिवर्स ऑफ अ गिवन एरे, यानी एरे ए का रिवर्स निकालो। फाइंड, ढूंढो, फिर निकाल के कहीं दूसरी एरे में डाल लो। तो कुल मिला के पहले में तो हमें केवल प्रिंट करना है, पहले में तो हमें केवल प्रिंट करना है, एरे को केवल उल्टा प्रिंट करना है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में क्या करना है? दूसरे में ए का रिवर्स दूसरे एरे में लेंगे हम, बी के अंदर लेंगे हम रिवर्स ऑफ ए का रिवर्स हम किसी दूसरी एरे में लेंगे। और तीसरे क्वेश्चन में क्या हो रहा है? अच्छा, दूसरे क्वेश्चन में खास बात यह है कि ए का रिवर्स निकाल के आप बी में डाल रहे हो, ए को खुद को नहीं रिवर्स कर रहे हो। यानी अगर दूसरे क्वेश्चन के बाद में ए को प्रिंट कराऊंगी तो वो 1 2 3 4 5 ही मिलेगा, लेकिन बी जो होगा वो उल्टा होगा। लेकिन तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए को ही रिवर्स करना है, यानी अगर मैं ए को प्रिंट कराऊंगी तो मुझे 5 4 3 2 1 मिलेगा। रिवर्स ए इटसेल्फ, यानी ए को खुद को ही रिवर्स करना है। तो तीनों क्वेश्चन सेम है कि अलग अलग? तीनों अलग अलग हैं। और जब आप कंपनीज के टेक्निकल राउंड के क्वेश्चंस करते हो तो वहां पे कोई मैनुअल थोड़ी चेकिंग होती है। जब आप कंपनी के टेक्निकल राउंड के क्वेश्चंस करते हो तो वहां पे मैनुअल चेकिंग नहीं होती, वहां पे कंप्यूटर से चेकिंग होती है। वो यूज केसेस चेक करता है, टेस्ट केसेस चेक करता है। तो वो क्या करेगा? तीनों ही क्वेश्चन में ए को प्रिंट करा के देखेगा, बी को प्रिंट करा के देखेगा। तो पहले वाले क्वेश्चन में तो पहले और दूसरे में ए में तो कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तीसरे में ए चेंज होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन है तीसरा और आप पहला करके आ जाओगे, आपको तो ये लगेगा सही किया मैंने, रिवर्स ही तो आ रहा है, सही आ रहा है, लेकिन कंप्यूटर वो उसको रिजेक्ट कर देगा। आपसे दूसरा बोला, आप तीसरा करके आ गए, तो दूसरे के हिसाब से तो ए चेंज नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप उसको चेंज करके आ गए तो भी आपका गलत हो जाएगा। आप तो ये सोचोगे आपने सही किया है, लेकिन आउटपुट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो पहला तो अपने कर ही लिया, अब दूसरा ट्राई करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है? फाइंड द रिवर्स ऑफ अ गिवन एरे। मतलब मान लीजिए आपकी एरे है ठीक है, ये है आपकी एरे ए। अब मुझे क्या करना है? दूसरी इसका रिवर्स निकालना है। तो इसका रिवर्स निकाल के मैं दूसरी एरे में डालूंगी। तो मैंने दूसरी एरे बनाई जिसमें इसका रिवर्स डाल दिया। ठीक है, ये हो गई एरे बी। ऐसे थोड़ी होएगा, ये लॉजिक डेवलप कर रहे हैं। कोई भी प्रोग्राम अगर आपको बनाना है, पहले पेन पेपर में उसका लॉजिक तो निकालोगे ना, करूंगा कैसे। तो ये वाली एरे तो मुझे गिवन है, ये वाली एरे तो गिवन होगी, ये मुझे बनानी है प्रोग्राम से। ठीक है, ये वाली एरे तो गिवन है, एरे ए इज गिवन, लेकिन बी मुझे क्रिएट करनी है। ठीक है, एरे ए तो मुझे गिवन है, लेकिन बी मुझे क्रिएट करनी है। ये वाली बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, बी मुझे क्रिएट करनी है। अब बी कैसे क्रिएट करूंगी? तो ध्यान से देखो, यहां पर 21 की इंडेक्स वैल्यू कितनी है? 0।
ठीक है, ये हो गई इनकी इंडेक्स वैल्यूज, ये हो गई इनकी इंडेक्स वैल्यू। अब यहां पर अगर देखें तो 24 की इंडेक्स वैल्यू कितनी हो गई यहां पर, ठीक है। तो अब देखो 21 की इंडेक्स वैल्यू यहां पर थी 0, यहां पर कितनी हो गई 4, यानी कुल मिला के जो A0 था वो किस में चला गया B4 में, कुल मिला के A0 जो था वो किस में चला गया B4 में। ऐसे A1 किस में चला गया B3 में। भाई लॉजिक तो अपने को डेवलप करना पड़ेगा ना, अपने आप थोड़ी होगा। फिर A2 किस में चला गया B2 में। A3 किस में चला गया और A4 किस में चला गया। ऐसा अगर हमने कर लिया तो बी एरे हमारी ए का उल्टा मिल जाएगी। ऐसा अगर हमने कर लिया तो बी एरे हमारी ए का रिवर्स मिल जाएगी, ठीक है, ठीक है। अब ये काम करने के लिए अब अगर हम ध्यान से सोचें, ठीक है, तो इसको ध्यान से देखो। एक तो हमें दिख रहा है 0 का 1, 1 का 2, 1 2 का 3। यहां पे अगर मैं आई ले लूं और ये हो रहा है 4 3 2 1, इसके लिए अगर मैं जे ले लूं तो कुल मिला के इस लॉजिक को मैं लिख सकती हूं कि ए आई किस में जा रहा है बी जे में, ए आई किस में जा रहा है बी जे में, जहां पर आई की वैल्यू कहां से चालू हो रही है 0 से, और जे की वैल्यू कहां से चालू हो रही है 4 से। कहां तक लूप जा रहा है आई लेस देन 5 तक, हर बार आई बढ़ता जा रहा है और जे माइनस माइनस। अगर ये काम मैं कर लूं, फॉर लूप लगा दिया, अगर ये काम मैं लिख दूं तो क्या होगा, पहली बार में A0 B4 में जाएगा, दूसरी बार में A1 B3 में जाएगा। यही तो होगा जो मैंने लिखा है, यही तो होगा। तो ये जो मैंने ऐसे लिखा था इसका लॉजिक क्या हो गया, ये अपन अपने प्रोग्राम में जब लिखेंगे और इसके बाद अगर अपन b को प्रिंट कराएंगे फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस, अगर हम इसके बाद b को प्रिंट करवाएंगे तो हमें b में क्या मिल जाएगा a का उल्टा। क्लियर है। तो ये क्या कर रहा है, इट इज फाइंडिंग द रिवर्स ऑफ गिवन एरे a इन एरे b, a का रिवर्स निकाल के किस में डाल रहा है b में। क्लियर है। अब तीसरा देखते हैं, रिवर्स द गिवन एरे इटसेल्फ, यानी अब हम एरे ए को ही रिवर्स करना चाहते हैं। रिवर्स द गिवन एरे इटसेल्फ, यानी हम एरे ए को ही रिवर्स करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हमारी एरे है, ठीक है, मान लीजिए एरे है, हमारे प्रोग्राम के बाद एरे ए क्या हो जानी चाहिए, मतलब बी का है इसमें, ठीक है। तो अब मुझे अब इसका लॉजिक डेवलप करो। तो यानी मुझे क्या करना है A0, अब इसको अगर अपन देखें, इसको अगर अपन देखें तो इसमें अपने को करना क्या है, ये क्या है A0, ये क्या अपना A0, ठीक है। इसको मुझे किससे इंटरचेंज करना है, इन दोनों को पलट दो, इंटरचेंज कर दो, इसको इधर डाल दो और इसको इधर डाल दो। इसको किससे इंटरचेंज करना है, इसको इधर डाल दो, इसको इधर डाल दो। ऐसे अगर 1000 एलिमेंट्स की एरे होती तो ऐसे करते जाते अपन, कहां तक मिडिल एलिमेंट तक, कहां तक मिडिल एलिमेंट तक। ये काम अगर अपन कर लेंगे तो हमारी एरे रिवर्स हो जाएगी ना, ठीक है। मान लो आपके पास कोई दो वेरिएबल्स हैं, मान लो कोई a वेरिएबल है उसकी वैल्यू है 5, कोई b वेरिएबल है उसकी वैल्यू है 3। मान लो अपने पास कोई दो वेरिएबल्स है a और b,
अपने को इनकी वैल्यू को इंटरचेंज करना है, ए की वैल्यू बी में आ जाए और बी की वैल्यू ए में आ जाए। क्या करेंगे, अगर अपने पास 2 ग्लास में पानी है और अपन उस ग्लास के पानी को इंटरचेंज करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, कैसे, 2 ग्लास भरी हुई है पूरी पानी से, उनको आपस में कैसे बदलोगे, तीसरी खाली ग्लास चाहिए ना, तीसरी ग्लास के बिना बदल लोगे क्या? ठीक है, तो हमें एक तीसरा वेरिएबल लेना पड़ेगा। अब हमने क्या किया, पहले वेरिएबल की वैल्यू को, ए की वैल्यू को सी में डाल दिया, फिर ए में बी की वैल्यू को डाल दिया और फिर बी में सी की वैल्यू को डाल दिया। तो क्या होगा, इससे क्या होगा, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, इससे क्या होगा, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, और इससे क्या होगा, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी की वैल्यू गई है ना 5। तो कुल मिला के ए और बी रिवर्स हो गए ना। तो अगर हमें किन्हीं 2 वेरिएबल्स को इंटरचेंज करना है तो हमें तीसरा खाली वेरिएबल लेना पड़ेगा। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है। अब यहां पर अपन क्या करना चाह रहे हैं, यहां पर अपन क्या करना चाह रहे हैं, A0 को इंटरचेंज करना है मुझे लास्ट एलिमेंट से। ठीक है, A0 को इंटरचेंज करना है A4 से। ठीक है, ऐसे मुझे A1 को इंटरचेंज करना है A2 से, नहीं A3 से। ऐसे मुझे A2 को इंटरचेंज ही नहीं करना, मिडिल एलिमेंट तक ही तो करना है केवल। 1000 एलिमेंट की एरे होती तो A0 को A999 से, A1 को 998 से, A2 को, यानी अब इंटरचेंज करने के लिए तीसरा वेरिएबल तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको AI बोलूं तो मुझे AI को इंटरचेंज करना है किससे, AJ से। AI को इंटरचेंज करना है किससे, AJ से, जहां पे I की वैल्यू तो कहां से चालू हो रही है, पहले एलिमेंट से यानी 0 से, और J की वैल्यू कहां से चालू होगी, लास्ट एलिमेंट से। यानी अगर आपकी एरे में नंबर ऑफ एलिमेंट n है तो J की वैल्यू क्या होगी n। भाई 10 एलिमेंट की एरे होती है तो लास्ट इंडेक्स वैल्यू क्या होती है, 9 होती है ना, तो n-1। जाना कहां तक है, मिडिल एलिमेंट तक, और हर बार I बढ़ता जाएगा और J कम होता जाएगा ना, यानी I प्लस प्लस और J माइनस माइनस। इसके अंदर अपने को AI और AJ को इंटरचेंज करना है। अब AI और AJ को इंटरचेंज कैसे करेंगे, तो उसके लिए टेम्पररी वेरिएबल ले लिया, AI की वैल्यू को T में डाल दिया, फिर AJ में, फिर AI में T की वैल्यू को डाल दिया। भाई 2 ग्लास में पानी है तो तीसरी खाली ग्लास ले ली T, और फिर AJ में T को डाल दिया। इससे क्या होगा, आपका जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है, जो पहला एलिमेंट है वो इंटरचेंज हो जाएगा लास्ट एलिमेंट से, 0th एलिमेंट इंटरचेंज हो जाएगा n-1 से, फिर फर्स्ट एलिमेंट इंटरचेंज हो जाएगा n-2 से, n-3 से। तो कुल मिला के इसके बाद अगर हम अपनी एरे को प्रिंट करवाएंगे, इसके बाद अगर हम अपना लूप चला के एरे को प्रिंट करवाएंगे i = 0, i <10, i++, अगर हम इसके बाद अपनी एरे को प्रिंट करवाएंगे तो हमें अपनी एरे रिवर्स मिलेगी। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चंस ट्राई करना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन दिखने में बिल्कुल सिमिलर से लगते हैं बट देयर इज अ डिफरेंस। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के उसके हिसाब से आपको करना है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस आप करिएगा। अभी सिंपल एरे क्रिएट करके डिस्प्ले करवाना है, फिर एरे को रिवर्स डिस्प्ले करना है, फिर कोई भी नंबर सर्च करना है, उसकी फ्रीक्वेंसी या काउंट डिस्प्ले करना है, फिर रिप्लेस द एरे, किसी भी नंबर को रिप्लेस करना है, 5 को 55 से रिप्लेस कर दिया, फिर एरे का हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट एलिमेंट निकालना है। ठीक है, और फिर रिवर्स वाले। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चंस करो। कोई भी प्रोग्राम में एरर आए, प्रॉब्लम आए, मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेजो। ठीक है, और प्रैक्टिकल जरूर से करना, प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं। एरे इज द फर्स्ट डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो कल थोड़ा सा एरे में और डेप्थ के क्वेश्चंस की बात करेंगे, पहले आप एरे का ये करो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।